Hello students, I am your teacher for this lecture. In this lecture, we are going to do beta some objective questions based on the chapter matrices and determinants. अब किस सब टॉपिक के ऊपर हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो होगा सॉल्विंग ऑफ डिटर्मिनेंट बेटा एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स. ऑलराइट, आपको पता है कि डिटर्मिनेंट एक वैल्यू होती है जो हम एसोसिएट करते हैं विद एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है ना. तो जैसे 1x1 मैट्रिक्स, 2x2, 3x3, 4x4, इन मैट्रिसेस के साथ हम एक वैल्यू एसोसिएट करते हैं जो कि डिटर्मिनेंट होती है. आई होप आप सबको पता भी है कि वो डिटर्मिनेंट्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. इन केस यू हैव एनी कंफ्यूजन तो वो क्लियर हो जाएगी बेटा जब हम करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. और उसके अलावा बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिनमें हम बात करते हैं कि अगर रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज कर दें, 2 रोज इंटरचेंज कर दो, 2 कॉलम्स, एंड मेनी अदर प्रॉपर्टीज दैट यू मस्ट हैव डन. सो वो भी रिवाइज हो जाएंगी आपकी जब हम करेंगे ये वाले क्वेश्चंस बेटा. इज इट ऑल राइट? तो जैसे मैंने कहा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन सॉल्विंग ऑफ डिटर्मिनेंट बेटा एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स पे. तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर बेटा क्या दिया हुआ है. लेट्स सी. आपको पूछा है सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन. अब देखो इक्वेशन क्या दी है यहाँ पे, इसमें आपको एक डिटर्मिनेंट दिया है और 0 के इक्वल दिया हुआ है. तो आपको बताना है सॉल्यूशन सेट का मतलब कि इसमें जो वेरिएबल x है वो क्या वैल्यूज ले रहा है. Is it all right? So let us start now the solution of this question बेटा. तो start करते हैं हम इस question का solution. तो सबसे पहले तो देखो डिटर्मिनेंट लिखते हैं जो हमें दिया हुआ है. Let me write the determinant over here. तो पहली रो है देखो 2 3x, तो this is 2 3x. फिर सेकेंड रो है 2 1x square, so we have 2 1x square. फिर हमारे पास है बेटा 6 7 3, तो 6 7 एंड 3 ये. तो दिस इज इक्वल टू 0 बेटा, हमारे पास ये है. तो करते हैं सॉल्व. ठीक है. अब देखो अगर आपको ये सिंपल सा डिटर्मिनेंट दिया है तो इसमें हमें ट्रांसफॉर्मेशंस की कोई जरूरत नहीं है. वी कैन डायरेक्टली एक्सपैंड बाय रो 1. तो हम इसको एक्सपैंड कर देंगे बेटा किससे, रो 1 से. अब आपको पता है रो 1 से एक्सपैंड करते हैं डिटर्मिनेंट को, तो पहली टर्म को लेते हैं प्लस के साथ, फिर माइनस और फिर कितना, प्लस के साथ. ठीक है. तो लेट अस सी नाउ. तो हमारे पास आ गया 2 टाइम्स. अब क्या करना होता है, 2 है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, उसको छोड़ दो. तो आपके पास ये डिटर्मिनेंट है 1x square 7 3. ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट जो बचता है जिसको हम माइनर भी कहते हैं बेटा. तो ये है हमारा माइनर किस एलिमेंट का, 2 का. अगले एलिमेंट को लोगे माइनस के साथ, तो माइनस 3 टाइम्स. 3 है हमारा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में, डिलीट करो उसको. 2x square 6 3. सो वी हैव 2x square देन 6 देन 3. फिर आगे देखो प्लस x, सो वी हैव प्लस x. x कहां पे है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में, उसको डिलीट करो. 2 1 6 7. सो वी हैव 2 1 6 7 और हमारे पास आ गया इक्वल टू 0. अब देखो ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट आप सबको पता है कैसे सॉल्व करते हैं, राइट. दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस. सिमिलरली फॉर रिमेनिंग 2 ऑल्सो. तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ये हो गया 2 टाइम्स 3 माइनस 7x स्क्वायर. देन वी हैव माइनस 3 टाइम्स. अब देखो ये डिटर्मिनेंट 3 2 6 माइनस 6x स्क्वायर. देन वी आर गेटिंग, देखो हमारे पास क्या आ रहा है, प्लस x इंटू 7 2 14 और माइनस 6 इज इक्वल टू 0 बेटा. अब हमारे पास इक्वेशन आ गई जिसको हम सिंप्लीफाई करते हैं. तो वी हैव 6 माइनस 7 2 14x स्क्वायर माइनस बेटा 6 3 18 प्लस 6 3 18x स्क्वायर. देन वी हैव 14x और माइनस 6x इज, इसको तो चल डायरेक्टली लिख लो बेटा. 14 माइनस 6 8 होता है, तो वी आर गेटिंग 8x इज इक्वल टू 0. तो क्या इक्वेशन बन रही है देखो, 18x स्क्वायर माइनस 14x स्क्वायर इज 4x स्क्वायर. फिर हमारे पास है प्लस 8x और माइनस 12 इज इक्वल टू 0. इस इक्वेशन को देखो सिंप्लीफाई करने के लिए 4 से डिवाइड कर दो, तो हमारे पास एक सिंपल सी इक्वेशन आ गई, x स्क्वायर प्लस 2x and minus 3 equal to 0.
दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा। अब इसमें हम मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो मिडिल टर्म स्प्लिट करो इसमें, लेट्स सी व्हाट डू वी गेट। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में देखो क्या कॉमन है, x, सो वी हैव x प्लस 3 minus 1 into x plus 3 is equal to 0. So we are getting two factors, x plus 3 into x minus 1 equal to 0. तो x की देखो वैल्यूज कहाँ से आएंगी बेटा, फैक्टर्स को 0 पुट करके। तो we are getting values of x and minus 3 and 1. तो आपको देखो सोल्यूशन सेट पूछ रहे थे, तो we can say that सोल्यूशन सेट हो गया सेट containing two elements minus 3 and 1. तो this is going to be the solution set. Is it okay? तो चेक करते हैं which option is correct. minus 3 and 1. तो you can see बेटा minus 3 और 1 आपका आ रहा है D ऑप्शन में, तो यहाँ पे हमारी D ऑप्शन will be correct बेटा. In D option you have minus 3 comma 1 बेटा. तो सिंपल है, डिटर्मिनेंट सॉल्व करो, जीरो को इक्वेट करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, दो रूट्स निकालो। ऑलराइट, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लुक एट नाउ सेकेंड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। इसमें बेटा आपको ये डिटर्मिनेंट दिया है फैक्टोरियल की टर्म्स में, जिसकी आपको वैल्यू निकालनी है। तो देखो करते हैं अब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। लेट अस सी डिटर्मिनेंट दिया क्या है, देखो 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, डेल्टा से डिनोट कर लो चाहे उसकी वैल्यू। सो फर्स्ट रो इज 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। अगली रो है आपकी 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल बेटा। सो दिस इज द सेकेंड रो। थर्ड रो वी आर गिवन एज 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल। इज इट ओके? ये हो गया। अब देखो करने को तो आप डायरेक्टली फैक्टोरियल की वैल्यू लिख के एक्सपैंड कर सकते हो, तो उसमें थोड़ी बड़ी वैल्यूज आ जाएंगी। तो छोटा करने के लिए देखो वैल्यूज को हम क्या कर सकते हैं। अब जैसे पहली रो तो ऐसे ही रहने दो, क्योंकि उसमें पहली टर्म 1 फैक्टोरियल है, ये हो गया 2 फैक्टोरियल, ये हो गया 3 फैक्टोरियल। अब आप इस टर्म को देखो 2 फैक्टोरियल। तो आपको पता है छोटे नंबर का अगर आपको फैक्टोरियल पता है, तो किसी भी बड़े नंबर के फैक्टोरियल को यू कैन राइट इन टर्म्स ऑफ फैक्टोरियल ऑफ अ स्मॉलर नंबर। तो हम यहाँ पे 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल को लिखेंगे किसकी टर्म्स में, 2 फैक्टोरियल की टर्म्स में। उससे क्या होगा आपका बेटा, रो 2 में से 2 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा। ऑलराइट, सो लेट्स डू इट। तो यहाँ पे देखो दिस इज 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल को लिख लो 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। सिमिलरली लुक एट नाउ द थर्ड रो। वी हैव हेयर 3 फैक्टोरियल। ये इस रो में सबसे छोटे नंबर का फैक्टोरियल है रो 3 में। तो जो 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल है, इट कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ 3 फैक्टोरियल। सो वी हैव 3 फैक्टोरियल, देन 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, देन 5 इंटू 4 इंटू वी हैव 3 फैक्टोरियल बेटा। अब हम लेते हैं कॉमन, 2 फैक्टोरियल कॉमन ले लो यहां से, तो रो 2 में से ले लो बेटा 2 फैक्टोरियल कॉमन। इज इट ऑल राइट? और रो 3 में से हम लेते हैं 3 फैक्टोरियल कॉमन। इज इट ऑल राइट? याद है ना, डिटर्मिनेंट में पूरे डिटर्मिनेंट में से नहीं कॉमन आता, वो मैट्रिक्स में कॉमन आता है। डिटर्मिनेंट में बेटा या तो रो वाइज कॉमन आता है या फिर कॉलम वाइज। इज इट ओके? तो लेट अस सिंप्लीफाई। सो वी हैव, हमारे पास बाहर आ गया 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। आप देखो डिटर्मिनेंट वी आर लेफ्ट विथ, अब उनकी वैल्यूज भी ले लो। 1 फैक्टोरियल इज 1, 2 फैक्टोरियल इज 2, 3 फैक्टोरियल इज 6। पहली रो। सेकेंड रो में देखो ये हमारा कॉमन आ चुका है 2 फैक्टोरियल। तो बाकी की टर्म्स देखो क्या है, वी हैव 1, 3 एंड 4 3s are 12। इज इट ओके? तीसरी रो में आपके पास कॉमन आ गया है 3 फैक्टोरियल। तो क्या रिमेनिंग है, वी हैव 1, 4 एंड 5 4s are 20। इज इट ऑल राइट? अब देखो डिटर्मिनेंट में, इसमें अगर आप और ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना चाहते हो तो आप ऑब्जर्व करो, जैसे कॉलम 1 में 3 बार 1 है, तो आप 2 1 को 0 बना सकते हो इसको यूज करके। जितने 0 ज्यादा होते हैं बेटा तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करना इजी हो जाता है।
तो अब ये 1 रो 2 में है और ये 1 रो 3 में है, इनको 0 बनाना है रो 1 के इस 1 को यूज करके। तो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, R2 गोज टू R2 माइनस R1 और ये कर लो। बेशक R3 में से R2 भी माइनस कर सकते हो, तो ये अप्लाई कर लो, चाहे या तो R3 माइनस R1 कर लो या R3 माइनस R2। तो डेल्टा देखो कितना आ गया, बाहर आ गया 2 इंटू 6 एंड वी हैव रो 1 एज इट इज 1 2 6। R2 माइनस R1 करते हैं बेटा, 0 1 12 माइनस 6 is 6। फिर R3 माइनस R2 करो, 0 1 12 20 माइनस 12 इज हाउ मच, 8। अब देखो आपके पास कॉलम 1 में 2 जीरोस हैं, सो नाउ वी आर गोइंग टू एक्सपैंड बाय कॉलम 1। तो जिस रो या कॉलम में हमारे पास मैक्सिमम जीरोस होते हैं, वी एक्सपैंड बाय दैट रो और कॉलम। सो व्हाट डू वी गेट, दिस इज इक्वल टू नाउ 12 टाइम्स 1 को देखो लोगे आप प्लस साइन के साथ, एंड 1 इज इन द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, सो वी आर गोइंग टू डिलीट दैट। इस डिटर्मिनेंट की हमें वैल्यू चाहिए, तो ये कैसे मिलेगी आपको, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस दिस इनटू दिस, सो वी आर गेटिंग 12 टाइम्स 1 इंटू 8 माइनस 6, दैट इज 12 2s are 24 बेटा। तो इसका मतलब गिवन डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 24, जो कि कितना होता है देखो 4 फैक्टोरियल, क्योंकि ऑप्शंस आपको फैक्टोरियल की टर्म्स में दी हैं, तो हमारे पास ऑप्शन कौन सी आ गई, 4 फैक्टोरियल, बिकॉज 24 इज 4 फैक्टोरियल। सो लुक हियर बेटा, इसमें जैसे ABCD था, तो यू कैन सी 4 फैक्टोरियल C ऑप्शन में है, तो C ऑप्शन विल बी करेक्ट। इज इट ओके? तो हमारी करेक्ट ऑप्शन आ गई C। गॉट इट? अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं बेटा। लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 3। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में हमारे क्वेश्चन में फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था, इस क्वेश्चन में हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। ये देखो, इसको जिंट बोलते हैं, जिंट ऑफ एक्स, या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो अगर ये डिनोट करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, then we have to find value of this determinant. All right, so let us beta begin solution of this question. तो इस क्वेश्चन का अब हम देखते हैं सॉल्यूशन। पहले डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं बेटा जो हमें गिवन है। तो वी आर गिवन द डिटर्मिनेंट एज, देखो हमारे पास क्या है, जिंट ऑफ ई है, देन जिंट ऑफ पाई, देन वी हैव जिंट ऑफ पाई स्क्वायर माइनस 6। इज इट ओके? देन वी हैव जिंट ऑफ पाई, देन नेक्स्ट टर्म इज पाई स्क्वायर माइनस 6 का जिंट, और फिर है जिंट ऑफ ई। थर्ड रो देखो, वी हैव जिंट ऑफ पाई स्क्वायर माइनस 6, जिंट ऑफ ई और जिंट ऑफ पाई। तो ये डिटर्मिनेंट हमें कैलकुलेट करना है। एक काम करते हैं, देखो जैसे पहले जिन नंबर्स के जिंट की बात हो रही है बेटा, उनको पहले अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ऑब्जर्व करो, जैसे वी आर टॉकिंग अबाउट जिंट ऑफ ई, तो E की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है बेटा 2.718 के करीब। मान लो 2.7 भी ले लें, तो 2.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, इट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग x, मतलब उस नंबर से पीछे जाओ जो सबसे बड़ा इंटीजर मिले, जो कि इस केस में होगा 2। फिर हम बात कर रहे हैं जिंट ऑफ पाई की। पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू बेटा आपको पता है कितनी होती है, 3.14। तो 3.14 के पीछे जाओगे, सबसे बड़ा इंटीजर आपको 3 मिलेगा, तो इसका जिंट हमारा कितना हो गया, 3। अगला देखो हमारे पास नंबर क्या है, पाई स्क्वायर माइनस 6 का जिंट। पाई होता है देखो 3.14, अगर हम इसकी स्क्वेयरिंग करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 9.8 आएगा। तो 9.8 माइनस 6 मतलब 3.8। तो 3.8 के पीछे जाएंगे नंबर लाइन पे, तो सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा मिलेगा, 3। तो अब हमें इन नंबर्स के बेटा जिंट मिल चुके हैं, जिंट ऑफ ई, जिंट ऑफ पाई, जिंट ऑफ पाई स्क्वायर माइनस 6, जो कि हम इस डिटर्मिनेंट में पुट कर देंगे और फिर उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखो, मान लो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, तो पहली रो ऑब्जर्व करो, 2 3 3। फिर जिंट ऑफ पाई कितना है देखो 3, जिंट ऑफ पाई स्क्वायर माइनस 6 इज 3, जिंट ऑफ ई इज 2। थर्ड रो पे आ जाओ, जिंट ऑफ पाई स्क्वायर माइनस 6 है 3,
जेंट ऑफ ई इज 2 और जेंट ऑफ पाई कितना है 3। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर आप चाहो तो ट्रांसफॉर्मेशन भी अप्लाई कर सकते हो। देखो जैसे हम ये अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, मान लो रो में कर लो, R2 गोज टू R2 माइनस R1 अगर जीरोस लेकर आने हैं, और R3 ऑल्सो गोज टू R3 माइनस R1। लेट्स ट्रांसफॉर्म, या फिर आप डायरेक्टली भी एक्सपैंड करना चाहो तो कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि छोटे ही न्यूमरल्स हैं तो डायरेक्ट भी एक्सपैंड करना ज्यादा लेंदी नहीं होगा बेटा। अगर बहुत बड़े नंबर्स होते हैं देन वी डेफिनेटली प्रेफर कि पहले ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें फिर उसको एक्सपैंड करें। ऑलराइट, तो अगर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हो बेटा, पहली रो वही है 2 3 3, R2 माइनस R1, 3 माइनस 2 इज 1, 0 फिर माइनस 1, R3 माइनस R1 कर लो, 3 माइनस 2 इज 1, देन माइनस 1 एंड देन कितना 0। ठीक है, तो अब एक्सपैंड कर लो इसको चाहो तो। लेट अस एक्सपैंड बाय R1, तो क्या आ रहा है देखो, डेल्टा विल बी इक्वल टू, रो 1 में ये आएगा प्लस के साथ, ये माइनस और ये प्लस, बिकॉज ऑफ डेफिनेशन ऑफ कोफैक्टर, राइट। तो इट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स, लीव आउट फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, आपके पास बचा डिटर्मिनेंट 0 माइनस 1 0। चाहो तो ओरली सॉल्व कर लो वरना लिख लो। फिर 3 को लेना है माइनस के साथ, तो माइनस 3 इज इन फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, उसको डिलीट करो, बचा 1 1 माइनस 1 0। इज इट ऑल राइट। और फिर अगली टर्म बेटा प्लस के साथ, प्लस 3 इज इन फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, डिलीट करो, 1 0 1 माइनस 1। नाउ लेट अस एक्सपैंड, तो दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपका यूज होगा, this into this minus this into this, all right, in each and every case बेटा। तो अप्लाई कर देते हैं, ये हो गया हमारा 0 माइनस 1 माइनस 3 टाइम्स 0 माइनस माइनस प्लस 1, देन वी हैव प्लस 3 माइनस 1 और माइनस कितना 0। सो व्हाट डू वी गेट, माइनस 2 माइनस 3 माइनस 3, तो ये हो गया बेटा हमारा माइनस 8। Is it all right? So answer will be -8। चेक करते हैं क्या हमें -8 ऑप्शन दी हुई है, ये देखो। सो आप देख रहे हो ए ऑप्शन में है बेटा, यू कैन सी द क्वेश्चन नाउ ऑन योर स्क्रीन। ए ऑप्शन में -8 है, इसका मतलब ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। इज इट ओके? तो क्या करना है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, जेंट की डेफिनेशन यूज करके इन तीनों का जेंट निकाल लो, और फिर चाहो तो डायरेक्टली एक्सपैंड कर लो या ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके एक्सपैंड कर लो बेटा। ऑलराइट, ठीक है, क्लियर हो गया बेटा सबको। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ऑलराइट, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। वी आर गिवन दैट अ डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर इज मेड विद द एलिमेंट्स 9 and 1। सेकेंड ऑर्डर का मतलब 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, 2 ही एलिमेंट्स यूज करके बनाना है 9 और 1। तो कितने डिटर्मिनेंट्स होंगे, यू हैव टू टेल हाउ मेनी डिटर्मिनेंट्स, मतलब नंबर ऑफ डिटर्मिनेंट्स चाहिए बेटा विथ नॉन नेगेटिव वैल्यूज। नॉन नेगेटिव का मतलब 0 या पॉजिटिव। इज इट ऑल राइट? तो लेट अस बेटा बिगिन सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आपके पास जो डिटर्मिनेंट है बेटा वो ऑर्डर 2 by 2 का है, जैसे ये A, B, C और D। आपको कहा है ये डिटर्मिनेंट सिर्फ एलिमेंट्स 9 और 1 लेके बना है, इसका मतलब ये हुआ कि A, B, C, D बिलोंग करते हैं बेटा इस सेट को जिसमें 2 ही एलिमेंट्स हैं 9 और 1। तो देखो इसमें अगर आपको पूछे टोटल डिटर्मिनेंट्स, हम ऐसे निकाल लेते हैं टोटल डिटर्मिनेंट्स कितने बनेंगे। तो आप नोटिस करो A को लेने के 2 तरीके हैं, 9 या 1, फिर B को चूज करने के भी 2 वेज हैं, 9 या 1, C को चूज करने के भी 2 वेज हैं, और फिर बेटा हमारे पास D को चूज करने के भी 2 वेज हैं। सारे काम करने हैं क्योंकि सारी प्लेसेस फिल करनी है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो कि आप परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस में करते हो, ये मल्टीप्लाई हो गया। तो टोटल डिटर्मिनेंट्स तो कितने बनेंगे बेटा 16। अब आपको वो डिटर्मिनेंट्स चाहिए जो नॉन नेगेटिव वैल्यूज लेते हैं, मतलब हमें उन डिटर्मिनेंट्स की रिक्वायरमेंट है बेटा जिनमें अगर हम इसको डेल्टा से डिनोट कर रहे हैं तो वी वांट डेल्टा टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, नॉन नेगेटिव।
तो हम एक काम कर सकते हैं, इसमें देखो दो केसेस आ गए, या तो डेल्टा 0 हो जाए या डेल्टा पॉजिटिव हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा क्या नहीं होना चाहिए बेटा, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। डिटर्मिनेंट की वैल्यू शुड नॉट बी नेगेटिव। तो हम एक काम भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक ही केस है तो ये कम डिटर्मिनेंट्स होंगे, इसमें दो केसेस हैं तो देखने पड़ेंगे कितने डिटर्मिनेंट्स हैं, तो टाइम लग जाएगा। तो लेट अस फाइंड दीज, और टोटल में से उनको माइनस कर दो। टोटल डिटर्मिनेंट 16 में से अगर हम ये केसेस माइनस कर दें तो हमें वो नंबर ऑफ डिटर्मिनेंट्स मिल जाएंगे बेटा जिनकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है। अब डिटर्मिनेंट नेगेटिव बनाना है तो ये आपको बना के देखने पड़ेंगे। अब देखो, जैसे एक डिटर्मिनेंट ये ले सकते हो। अब जैसे देखो, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, AD माइनस CB। आपको अगर ये नेगेटिव चाहिए तो एक तरह से इसका मतलब ये हो गया ना कि AD छोटा होना चाहिए बेटा CB से, तो CB आपको बड़ा चाहिए, तो इसमें हम 9 लेते हैं। इज इट ऑल राइट? तो यहाँ पे ऑब्जर्व करो, जैसे आप यहाँ पे 1 1 ले लो और यहाँ पे 9 9 ले लो, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो गई 1 माइनस 81 माइनस 80 विच इज नेगेटिव। फिर देखो हम ये कर सकते हैं, जैसे आपने लिया, इधर ले लो 1, 9 और 1 ले लो, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी बेटा 1 माइनस 9 माइनस 8 विच इज नेगेटिव। अब 9 इधर लो या इधर लो, एक ही बात है, वैल्यू तो वही आएगी। तो एक केस ये बन गया, मेन डायगोनल पे 1 1 9 और 1 बेटा, तो इट इज 1 माइनस 9 विच इज माइनस 8 विच इज अगेन नेगेटिव। या फिर देखो क्या कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हो, जैसे 9 1 यहाँ पे ले लिया, अब 9 में से बड़ा नंबर माइनस करना है ताकि नेगेटिव आए, तो यहाँ पे 9 9 ले लो। ये कितना हो गया देखो, 9 माइनस 81 विच इज माइनस 72 जो कि नेगेटिव है। फिर हम ये 9 1 इंटरचेंज कर दें तो भी वही वैल्यू आएगी बेटा। सो वी हैव 1 9 9 9। तो ये केसेस ना बना के देखने पड़ते हैं बेटा। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 81 विच इज माइनस 72 विच इज अगेन नेगेटिव। इज इट ऑल राइट? तो ये हमारे पास देखो 5 केसेस आ रहे हैं बेटा। लुक हियर, ये फर्स्ट केस हो गया आपका, राइट? दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ। तो 5 डिटर्मिनेंट्स ऐसे हैं बेटा जिनमें कौन सी वैल्यूज आ रही हैं, नेगेटिव। तो अब हम लिख लेते हैं, देयरफॉर नंबर ऑफ डिटर्मिनेंट्स with value delta greater than or equal to 0, this will be equal to total determinants minus number of determinants with beta delta less than 0. तो टोटल डिटर्मिनेंट 16 थे, ये 5 है बेटा, 16 माइनस 5 11। तो हमारे पास 11 डिटर्मिनेंट्स आएंगे जिनकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी। आप चाहो तो बना के भी देख सकते हैं। अब देखो, अगर हम डायरेक्टली करते तो आपको 11 डिटर्मिनेंट्स देखने पड़ते जिनको लिखने में बहुत टाइम लग जाता। तो क्योंकि दो केसेस थे, या तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 या ग्रेटर देन 0, तो हमने कहा उससे बेटर है कि हम ऐसे कर लें कि टोटल डिटर्मिनेंट्स हमारे 16 हैं, उनमें से वो माइनस कर दें जो कि नेगेटिव हैं, तो आपको मिल जाएंगे वो डिटर्मिनेंट्स जिनकी वैल्यू नॉन नेगेटिव है। नॉन नेगेटिव का मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा। तो ऑप्शन देखो बेटा इसमें 11। इज इट ऑल राइट? तो हमारे पास 11 आए थे, सॉरी, ये आपको अब ऑप्शन दिख रही होगी बेटा स्क्रीन पे, तो यू कैन सी दैट सी ऑप्शन इज 11। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आ गई, सी। गॉट इट? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन ये है कि अगर x रेस पर a प्लस इंटू वाई रेस पर b है e की पावर m, इसी तरह से एक और इक्वेशन दी है x रेस पर c y रेस पर d इज e रेस पर n, और आपको ये 3 डिटर्मिनेंट्स दिए हुए हैं, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3। तो आपको करना क्या है, x और y की वैल्यूज निकालनी है डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 की टर्म्स में। ऑल राइट, दिस इज द क्वेश्चन। सो लेट अस बेटा बिगिन सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो पहली इक्वेशन में लिखती हूं x रेस पर a इंटू वाई रेस पर b इज इक्वल टू e की पावर m। फिर दूसरी इक्वेशन है x रेस पर c इंटू वाई रेस पर d इज इक्वल टू बेटा e रेस पर n।
अब देखो निकालना x और y है, तो इनमें पावर्स हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दोनों में वी कैन टेक लॉग ले सकते हैं। तो पहले में देखो हमारे पास क्या आ गया, log ऑफ x रेस पर a इंटू वाई रेस पर b, और ये बेस हम टू द e ले रहे हैं, ठीक है। e इज नेचुरल लॉग, आई होप यू नो दैट। सो वी हैव log टू द बेस e रेस पर m, तो ये हमने बेस बेटा e ली है। दूसरी इक्वेशन में भी ले लो, सो log x रेस पर c y रेस पर d, ठीक है, टू द बेस e इज इक्वल टू log टू द बेस e रेस पर m। अब यहाँ पे हम लॉज ऑफ लॉगरिथम यूज करेंगे। देखो कौन कौन से लॉ इसमें हमारे यूज हो सकते हैं। पहला ये कि log टू द बेस a अगर m की पावर n है बेटा, तो पावर आगे आ जाती है, इज इट ऑल राइट, वी टेक पावर इन द बिगनिंग, सो दिस कैन बी रिटन एज व्हाट, इसको हम लिख सकते हैं बेटा n टाइम्स log m टू द बेस a। एक तो ये लॉ यूज करेंगे, फिर प्लस है तो एक ये वाला लॉग कि प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट में अगर लॉग अलग अलग कर लें बेटा तो सम आ जाता है, तो इट इज log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। और फिर एक ये भी लॉ यूज होगा कि log e टू द बेस e विल बी इक्वल टू 1। तो ये तीन लॉज हमारे इस क्वेश्चन में यूज होंगे। तो यहां देखो अप्लाई करते हैं। अब लुक हियर, यहां पे पहले प्रोडक्ट है तो ऐड कर लो, सो वी हैव log टू द बेस e x रेस पर a प्लस log टू द बेस e y रेस पर b इज इक्वल टू, यहां पे m आगे आ जाएगा बेटा, ठीक है, तो m टाइम्स log e टू द बेस c। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग दिस इक्वेशन बेटा, पहले इसी को देखो तो हमारे पास ये आ गया। अब देखो इसमें आगे क्या करना है, a आगे आ जाएगा आपका, सो वी गेट a टाइम्स log x टू द बेस e, फिर b टाइम्स log y टू द बेस e। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो log e टू द बेस e 1 होता है बेटा, तो इसका मतलब ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, m के इक्वल। तो वी आर गेटिंग फर्स्ट इक्वेशन एज दिस, तो लेट अस कॉल इट एज इक्वेशन 1 बेटा। तो ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई जो कि इसको सॉल्व करके आई है, ठीक है। अब लेते हैं बेटा हम सेकेंड इक्वेशन, ये वाली। नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट दिस वन, इज इट ऑल राइट। इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, प्रोडक्ट है, लॉग अलग अलग करेंगे तो सम में कन्वर्ट हो जाएगा। सो वी हैव नाउ c टाइम्स, ये देखो, या पहले ऐसे लिख लो, log टू द बेस e x रेस पर c बेटा प्लस log टू द बेस e y रेस पर d इज इक्वल टू e रेस पर n। तो प्रोडक्ट को हमने सम में बदल दिया लॉग अलग करके। अब देखो ये पावर आपकी आगे आ जाएगी, सो वी हैव c टाइम्स log x टू द बेस e प्लस d टाइम्स log y टू द बेस e इज इक्वल टू e रेस पर, सॉरी यहाँ पे हमारा क्या था, log था ना, तो इट इज राइट साइड पे करेक्शन कर लो बेटा, इट इज n आगे आ जाएगा आपका, तो इट इज n टाइम्स log e टू द बेस e। अब ये log e टू द बेस e बेटा 1 होता है, तो राइट साइड पे हमारे पास कितना आ रहा है, n। कॉल इट एज इक्वेशन 2। अब ये दो इक्वेशंस बेटा हमारे पास आ चुकी हैं, जिनको सॉल्व करके हमने x और y निकालना है। अब एक काम करते हैं, देखो जैसे दोनों इक्वेशंस किसकी टर्म्स में हैं, log x टू द बेस e एंड log y टू द बेस e, तो उनको बार बार लिखना पड़ेगा। तो उससे बेटर एक सब्स्टिट्यूशन ले लेते हैं कि लेट log x टू द बेस e बी इक्वल टू कैपिटल x एंड log y टू द बेस e बी इक्वल टू कैपिटल y। तो अब देखो हमारे पास दो इक्वेशंस ये आ गई बेटा, ax प्लस by इज इक्वल टू m, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, यहां से देखो, और ये सेकेंड इक्वेशन वी हैव cx प्लस dy इज इक्वल टू n। अब x और y निकालने के लिए कोफिशिएंट्स इक्वेट करते हैं। अगर x चाहिए तो y का कोफिशिएंट इक्वेट करो, लेट अस मल्टीप्लाई इट बाय d एंड दिस बाय b। सो व्हाट आर वी गेटिंग, वी आर गेटिंग a dx प्लस b dy is equal to m times d. Then we have cbx plus b dy is equal to n times b. तो साइन चेंज कर दो बेटा इसमें, तो वी हैव प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये टर्म हमारी कैंसिल हो गई। तो लेफ्ट हैंड साइड पे
we have AD minus CB into X is equal to MD minus N times B. अब आप एक चीज नोटिस करो, हमें ये तीन डिटर्मिनेंट्स दिए हुए थे बेटा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, तो इनकी जरा वैल्यू निकाल लेते हैं हम। डेल्टा 1 है आपका MBND, तो यहां पे देखो अब हमें उनकी वैल्यू की जरूरत है बेटा। डेल्टा 1 हमारे पास कितना है, दिस इज इक्वल टू, लेट अस सी, वी हैव MBND, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, MD और माइनस N टाइम्स B। फिर आपको डिटर्मिनेंट डेल्टा 2 दिया हुआ है बेटा, इसकी क्या दिया हुआ था देखो, इट वॉज गिवन टू बी AMCN, तो इसकी वैल्यू हो गई AN माइनस CM। ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट निकालना आता है, राइट। और डेल्टा 3 भी आपको बेटा एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ था क्वेश्चन में, विच इज ABCD, तो इसकी वैल्यू है AD माइनस CB। अब आप ऑब्जर्व करो, AD माइनस CB कितना है, डेल्टा 3, और MD माइनस NB कितना है, डेल्टा 1। तो यहां से बेटा हमें यह पता चला, दिस इंप्लाइज वी हैव फ्रॉम हेयर x की वैल्यू आ गई डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 3। इज इट ओके, ये कैपिटल X आ गया। अभी हम स्मॉल x निकाल लेंगे, पहले स्मॉल y भी निकाल लेते हैं। स्मॉल y निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x के कोफिशिएंट्स बेटा इक्वेट करेंगे, तो लेट अस डू दैट। पहली इक्वेशन है हमारी ax प्लस by इज इक्वल टू कितना बेटा, m, और दूसरी है cx प्लस dy इज इक्वल टू n। अब y के कोफिशिएंट्स इक्वेट करने के लिए मल्टीप्लाई दिस बाय d एंड दिस बाय b। सो व्हाट आर वी गेटिंग, सिंपल, जैसे दो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं वही कर रहे हैं बेटा। सो वी हैव ADX प्लस BDY इज इक्वल टू MD, इज इट ऑल राइट। और फिर हमारे इसमें सॉरी x का कोफिशिएंट इक्वेट करना है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करो आप पहली वाली को किससे, c से, यस, और इसको किससे, a से, क्योंकि अब y निकालना है तो x का कोफिशिएंट इक्वेट कर रहे हैं। सो आई हैव ACX प्लस BCY इज इक्वल टू CM, देन वी हैव ACX प्लस ADY इज इक्वल टू AN। तो साइन चेंज कर दो यहाँ पे, प्लस माइनस और प्लस माइनस, ऑल राइट। तो ये टर्म बेटा हमारी कैंसिल हो गई। तो लेफ्ट साइड पे देखो क्या आ रहा है, वी हैव BC माइनस ADY इज इक्वल टू CM माइनस AN। अब आप ऑब्जर्व करो, अगर हम इसमें माइनस साइन कॉमन ले लें तो माइनस ऑफ AD माइनस BCY, सॉरी AD माइनस BCY विल बी इक्वल टू, यहां भी माइनस कॉमन लो, AN माइनस CM, ऑल राइट। अब ऑब्जर्व करो बेटा, ये वाला माइनस माइनस हमारा कैंसिल हो गया। क्यों हमने माइनस कॉमन लिया है, बिकॉज ये देखो AD माइनस BC कितना है, डेल्टा 3, और इसी तरह से यहां पे तो ये डेल्टा 3 है बेटा आपका, और AN माइनस CM कितना है, ऑब्जर्व करो, इट इज डेल्टा 2। So that means we are getting value of y to be equal to delta 2 upon delta 3. Is it okay? तो अब देखो x आया था हमारा डेल्टा 1 बाय डेल्टा 3, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखती हूं कैपिटल X आया डेल्टा 1 बाय डेल्टा 3 बेटा, और y आया है डेल्टा 2 बाय डेल्टा 3। लेकिन हमें तो स्मॉल x और स्मॉल y चाहिए, तो कैपिटल X क्या लिया था हमने, देखो we had taken capital X as log x to the base e, और कैपिटल Y को लिया था log y to the base e। तो इसको पुट करते हैं और स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो दिस इज log x to the base e, that is delta 1 upon delta 3 बेटा, and we have log y to the base e equal to delta 2 upon delta 3। अब डेफिनेशन ऑफ लॉग यूज होगी, ये देखो यहीं पे हम अगर बात करें डेफिनेशन ऑफ लॉग की बिगनिंग में, कि अगर आपके पास log x टू द बेस a बेटा m होता है, तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू a रेस पर m। तो ये वाली डेफिनेशन यूज करके वी आर गोइंग टू फाइंड x एंड y। इज इट ऑल राइट? तो लेट अस ऑब्टेन नाउ। सो वी हैव नाउ फ्रॉम हेयर
x will be equal to बेटा e raised power delta 1 upon delta 3, ऑल राइट, बाय डेफिनेशन ऑफ लॉग. और y की वैल्यू आ गई बेटा बेस e है तो e की पावर डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा 3. तो दीज आर द आंसर्स. ठीक है, x की वैल्यू ये e रेज पर डेल्टा 1 बाय डेल्टा 3 और y की वैल्यू e की पावर डेल्टा 2 बाय डेल्टा 3. बेटा चेक करते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट. तो यहां पे देखो डी ऑप्शन में दिया हुआ है बेटा, x और y रिस्पेक्टिवली e रेज पर डेल्टा 1 बाय डेल्टा 3 और y e की पावर डेल्टा 2 बाय डेल्टा 3. दैट मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट. तो आपने देखा इसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो बहुत सिंपल थी निकालनी, बाकी मेन कॉन्सेप्ट ये लॉग का यूज हो रहा है. ठीक है, ये वाली हमारी सारी लॉग की प्रॉपर्टीज बेटा जो हैं, अगर हमें नहीं पता तो चाहे हमने डिटर्मिनेंट कर लिया है तो हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे. तो आप देख रहे हो कभी फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, कभी जेंट का यूज हो रहा है, कभी लॉग का यूज हो रहा है. तो जब हम प्लस 2 के चैप्टर्स करते हैं तो जो प्लस 1 में हमने चैप्टर्स किए होते हैं या जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनके, वो हमारे रिक्वायर्ड होते हैं बेटा. कंबाइंड नॉलेज चाहिए होती है. अगर हम बिल्कुल अपनी रिस्ट्रिक्टेड नॉलेज लेकर चलेंगे एक चैप्टर की और बाकी हमें आसपास का नहीं पता बेटा, then it won't be possible for us to solve the questions बेटा. तो इसीलिए बोलते हैं comprehensive knowledge हमें चाहिए होती है. Is it all right? Let's now move on to the next question बेटा. आपको कहा है कि एक डिटर्मिनेंट दिया है और सिंपली आपको बताना है कि फैक्टराइज्ड फॉर्म में उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है. तो देर किस बात की है बेटा, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन. सबसे पहले देखो डेल्टा से डिनोट कर लेते हैं हम ये डिटर्मिनेंट. तो डेल्टा है क्या, लिखते हैं पहली रो है एक्स पी क्यू. सेकेंड रो क्या है पी एक्स क्यू. और तीसरी है बेटा पी क्यू एक्स. इज इट ऑल राइट, पी क्यू एक्स. अब देखो लिखते लिखते ही हमें एहसास हुआ होगा इस बात का कि हमारे पास हर रो में XPQ तीनों आ रहे हैं. तो डिटर्मिनेंट में बेटा अगर हमारे पास कोई रो या कॉलम में ट्रांसफॉर्म करके अगर किसी भी एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट सेम हो जाएं तो वो बहुत हमें बेनिफिशियल होता है हमारे लिए, क्योंकि उसको हम कॉमन ले सकते हैं. स्पेशली जब आपको ऑप्शंस देखो फैक्टराइज्ड फॉर्म में दी हुई हैं तो वो एज अ फैक्टर बाहर आ जाएगा. तो हमारे लिए बाकी का डिटर्मिनेंट सॉल्व करके रिमेनिंग फैक्टर्स निकालना इजी हो जाता है. ऑलराइट, तो स्पेशली अगर आपको फैक्टराइज्ड फॉर्म में आंसर दिया है या ऑप्शंस दी हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके आपके पास किसी रो या कॉलम की सारी टर्म्स सेम हो जाएं, सो दैट वी कैन टेक इट कॉमन. तो हम देखते हैं कि जैसे XPQ हमारे कॉलम वाइज आ रहे हैं तो इसमें हम पहली ट्रांसफॉर्मेशन ये अप्लाई कर सकते हैं बेटा कि कॉलम 1 गोज टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3. तो ये देखो कॉलम 1 के एलिमेंट्स में आप बाकी दोनों कॉलम्स के एलिमेंट्स ऐड कर दो. तो लेट्स सी व्हाट डू वी गेट. सो वी हैव डेल्टा इक्वल टू, अब देखो हम सिर्फ कॉलम 1 को बेटा ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो ये हो जाएगा x प्लस पी प्लस क्यू. तो क्या किया, कॉलम 1 के एलिमेंट्स में कॉलम 2 और कॉलम 3 के एलिमेंट्स ऐड किए. सिमिलरली इसमें भी ये दोनों ऐड होंगे बेटा, तो p प्लस एक्स प्लस क्यू. सिमिलरली इस एलिमेंट p में ऐड होंगे q और x. बाकी दोनों कॉलम्स एज इट इज बेटा p x q देन q q x. इज इट ओके, या क्या. अब आप नोटिस करो ये एलिमेंट तीनों में सेम है x प्लस पी प्लस क्यू. तो लेट अस टेक इट कॉमन. तो हम ये बोलेंगे टेक x प्लस पी प्लस क्यू कॉमन फ्रॉम बेटा कहां से, कॉलम 1 से. तो लेट अस टेक इट कॉमन फ्रॉम C1. ऑलराइट, तो C1 से इसको हम लेंगे कॉमन. अब देखो हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा विल बी इक्वल टू, बाहर ये फैक्टर आ गया x प्लस पी प्लस क्यू. तो फर्स्ट कॉलम इज 1 1 1, देन वी हैव पी क्यू एक्स क्यू एंड क्यू एक्स. इज इट ओके. अब उसके बाद जब भी आपको किसी रो या कॉलम में बेटा
3 1 अगर आपको दिखते हैं तो आप 2 को 0 बना सकते हो एक वाले 1 को यूज करके। ये दोनों 1 रो 2 रो 3 में है, इनको 0 बनाएंगे रो 1 के 1 को यूज करके। तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगेगी देखो, R2 goes to R2 minus R1 and R3 goes to R3 minus R1। तो ये दोनों 1 हमारे 0 बन जाएंगे। तो वी हैव डेल्टा इक्वल टू x प्लस पी प्लस क्यू बेटा, जो हमारा कॉमन फैक्टर था। अब नोटिस करो R2 R3 को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, R1 हमारा एज इट इज आएगा। ये करो 1 माइनस 1 0, x माइनस पी बेटा, q माइनस क्यू इज अगेन 0। R3 माइनस R1 करते हैं, 1 माइनस 1 0, q माइनस p एंड देन x माइनस क्यू। अब उसके बाद जिस रो या कॉलम में सबसे ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं उससे एक्सपैंड कर लेते हैं। तो लेट अस एक्सपैंड नाउ बाय कॉलम 1 बेटा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि अब हम इसको एक्सपैंड करेंगे किससे, कॉलम 1 से। तो ये प्लस के साथ आएगा, आगे तो 0 ही है। और देखो 1 कहाँ पे है आपका, फर्स्ट कॉलम में और फर्स्ट रो में। तो इसको छोड़ दो, ये आपके पास डिटर्मिनेंट आएगा जो कि माइनर होता है। इसकी वैल्यू आपकी आएगी दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। सो लेट्स सिंप्लीफाई। सो आई हैव बेटा डेल्टा इक्वल टू कितना, x प्लस पी प्लस क्यू, फिर 1 मल्टीप्लाइड बाय, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो x माइनस पी इंटू एक्स माइनस क्यू और माइनस 0 बेटा। सो दैट मीन्स डेल्टा की वैल्यू आ गई, 3 फैक्टर्स आ गए बेटा। आप देखो x प्लस पी प्लस क्यू, x माइनस पी एंड x माइनस क्यू। ऑलराइट, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा। तो ये हमारे पास डेल्टा की वैल्यू है। गॉट इट? तो चेक करते हैं कौन सी ऑप्शन है, x प्लस पी प्लस क्यू, एक्स माइनस पी, एक्स माइनस क्यू। सो यू कैन सी बेटा ये हमें किस में दिया है, बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन इस केस में हमारी करेक्ट हो गई। ठीक है, तो आंसर विल बी बी ऑप्शन। ऑलराइट, देखो अगर आप इसको चाहो तो शॉर्टकट से भी कर सकते हो, जैसे मैं हिंट देती हूँ आपको। इफ यू वांट यू कैन डू दिस क्वेश्चन बाय शॉर्टकट। जैसे अगर हम एक्स पी और क्यू की कोई वैल्यूज ले लें बेटा, जैसे अगर हम x को ले लें, मान लो वी कैन टेक शॉर्टकट में, देखो x की वैल्यू ले लो सपोज 1, p की वैल्यू, और देखो इसमें ना सेम मत लेना ताकि x ये कोई फैक्टर हमारा 0 नहीं बनना चाहिए वरना हमें पता नहीं चलेगा। तो p को ले लो मान लो 2, q को ले सकते हो कितना 3। तो आप यहाँ पे पुट करके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लो और ऑप्शन में भी x p q पुट करके ऑप्शंस कंपेयर कर लो। ठीक है, सो इफ यू वांट ऑब्जेक्टिव टाइप में यू कैन डू द क्वेश्चन बाय टेकिंग शॉर्टकट। तो शॉर्टकट में टर्म्स ऐसी लेना कि कोई भी फैक्टर आपका 0 ना बन जाए बेटा। ऑलराइट, ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें आपको दिया हुआ है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है, तो आपने बताना है ऐसा कब होगा जब x की वैल्यू क्या लें। तो बेसिकली हमें क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट को मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो लेट अस बिगिन बेटा द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखो हम डिटर्मिनेंट लिखते हैं, पहली रो है x प्लस ए बी सी। तो लेट अस राइट x प्लस ए, देन वी हैव b एंड देन c। सेकेंड रो है a x प्लस बी सी, राइट, और तीसरी रो है ए बी एक्स प्लस सी। ए बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 बेटा। अब सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, फिर से देखो जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर हमारे पास, देखो इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं 0 है तो आपको पता है ना, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होती है, हम क्या करते हैं लेफ्ट साइड को फैक्टराइज करते हैं और राइट साइड 0 है तो हम कहते हैं या तो पहला फैक्टर 0 होगा या दूसरा फैक्टर 0 होगा एंड सो ऑन। तो बेसिकली यहाँ भी हम इस डिटर्मिनेंट को फैक्टराइज करना चाह रहे हैं जस्ट एज इन प्रीवियस क्वेश्चन। तो फैक्टराइज करने के लिए मैंने आपको बोला था वी वांट कि कोई फैक्टर बाहर आए, तो उसके लिए किसी भी एक रो या एक कॉलम के अगर सारे एलिमेंट्स सेम हो जाएं तो वो कॉमन आ जाते हैं। तो हमारी थिंकिंग प्रोसेस उसी की तरफ होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं x प्लस ए प्लस बी प्लस सी,
इन तीनों को ऐड करो, इन तीनों को ऐड करो, तो हमें सेम टर्म मिल रही है। तो दैट मीन्स यहाँ पे पहली ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी C1 गोज टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये वाले बेटा कॉलम के एलिमेंट्स को हम कर रहे हैं ट्रांसफॉर्म, उनमें C2 C3 के एलिमेंट्स ऐड करेंगे। तो लेट अस सी व्हाट डू वी गेट। तो पहली एंट्री आ गई यहाँ पे x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। फिर इस एलिमेंट में ये दोनों ऐड कर दो, a प्लस एक्स प्लस बी प्लस सी। फिर इस एलिमेंट में बेटा ये दोनों ऐड कर देते हैं, a प्लस बी प्लस एक्स प्लस सी। कॉलम 2 देखो, b x प्लस बी बी, फिर c c x प्लस सी एंड दिस इज इक्वल टू 0। नाउ वी कैन ऑब्जर्व बेटा हमारे पास फर्स्ट कॉलम की ये तीनों एंट्रीज सेम है, तो वी कैन टेक दिस कॉमन फ्रॉम कॉलम 1। तो हम ये लिखते हैं बेटा टेक x प्लस ए प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम कॉलम 1। ठीक है, तो कॉलम 1 से बेटा इसको हम ले रहे हैं कॉमन, तो बाहर निकाल लो इसको। सो आई हैव x प्लस, तो x प्लस ए प्लस बी प्लस सी इज कॉमन। क्या बचा देखो, लेट अस राइट। फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट्स आ गए 1 1 1, फिर है हमारे पास b x प्लस बी बी सी सी और x प्लस सी। एक बात और है देखो, जब आप कॉमन ले लेते हो ना तो अगला बड़ा स्टेप लॉजिकल ही हो जाता है कि ये करना है, क्योंकि जब आप कॉमन लोगे एलिमेंट्स किसी रो या कॉलम में तो उसमें 1 1 1 आ जाएंगे। तो जब भी आपके पास रो वाइज या कॉलम वाइज हर एलिमेंट 1 होता है तो आप 2 को 0 बना सकते हो। तो इन दोनों को 0 बना लो बाय यूजिंग दिस। ये दोनों 1 रो 2 रो 3 में है, तो रो 1 को यूज करके इनको बनाते हैं 0। ठीक है, तो कॉमन लेने के बाद अगला स्टेप बहुत लॉजिकल होता है बेटा कि यही करना होगा। सो वी हैव R2 गोज टू R2 माइनस R1 और R3 गोज टू R3 माइनस R1 बेटा। अब देखो क्या आ गया, हमारे पास है x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये तो फैक्टर था ही। अब हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं R2 और R3 को, तो R1 एज इट इज आएगी 1BC। अब ये अप्लाई करो, R2 गोज टू R2 माइनस R1, तो 1 माइनस 1 0, x प्लस बी माइनस बी इज x, c माइनस सी 0। फिर ये अप्लाई कर दो, R3 गोज टू R3 माइनस R1, 1 माइनस 1 0, b माइनस b इज ऑल्सो 0, x प्लस c माइनस c विल बी x बेटा। और हमें दिया है ये किसके इक्वल है, 0 के। अब अगला स्टेप भी बहुत लॉजिकल है कि जिस रो या कॉलम में मैक्सिमम जीरोस होते हैं उसी से एक्सपैंड कर लेते हैं। तो लेट अस एक्सपैंड बाय C1 ओवर हियर। तो हम इसको बेटा एक्सपैंड करेंगे किससे, C1 से। तो ये प्लस के साथ लेंगे, आगे तो जीरोस ही है, और 1 कहाँ पे है, फर्स्ट कॉलम में है और फर्स्ट रो में। इसको छोड़ दो, तो कॉरस्पॉन्डिंग माइनर ये डिटर्मिनेंट बनेगा जिसकी वैल्यू हो जाएगी x स्क्वायर माइनस 0। सो लेट अस राइट नाउ। सो वी आर गेटिंग x प्लस ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 0 इज एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। आप देखो ये फैक्टराइज हो गया, राइट साइड 0 है, आइदर दिस विल बी 0 और दिस विल बी 0। तो अगर पहले फैक्टर को 0 पुट करते हैं बेटा तो x की वैल्यू आएगी माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, या फिर बेटा एक्स स्क्वायर को 0 पुट करते हो तो x की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो हमारे पास दो रूट्स आ गए, माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी और 0। कुछ भी लें तो हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी बेटा। तो चेक करते हैं, तो यू कैन सी बेटा इन दिस केस आप देख सकते हो 0 और माइनस ए प्लस बी प्लस सी, दैट मीन्स डी ऑप्शन विल बी करेक्ट बेटा। तो कौन सी ऑप्शन ट्रू हो गई, डी। इज इट ओके? इनमें देखो अगर आप चाहो शॉर्टकट से करना तो आप ऑप्शंस वेरीफाई कर सकते हो कि पुट करके देखें कि किसको पुट करके 0 बन रहा है, पर इसमें वैसे भी सोल्यूशन निकालना कोई लेंदी नहीं है। हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करी है, कॉमन लिया है, और एक और 2 ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया बेटा, और हमें पता चल गया कि हमारी करेक्ट ऑप्शन डी है। ऑलराइट, let's move on to the next question. Look at question number 8 now.
देखो क्या दिया है, ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3, आपको दिया है, अब ये मॉड ऑफ ए नहीं है, डिटर्मिनेंट है। अगर ये मैट्रिसेस हैं तो ये सिंबल क्या इंडिकेट करता है, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज -1, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज 3, you have to find the value of determinant of 3 times AB. So let us look at now beta solution of this question. अब आप ऑब्जर्व करो, ए और बी स्क्वायर मैट्रिसेस हैं 3x3 ऑर्डर के, ए भी 3x3 है बेटा और बी भी 3x3 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट डिफाइंड होगा क्योंकि ए के नंबर ऑफ कॉलम्स और बी के नंबर ऑफ रोज सेम है। इतना ही नहीं, जो प्रोडक्ट आएगा बेटा हमारा, ये देखो जो प्रोडक्ट है यहाँ पे A इंटू बी, इसमें हमारे पास जो ऑर्डर है बेटा वो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3। इज इट ऑल राइट? सो द ऑर्डर विल बी 3 इंटू 3। अब देखो हमें चाहिए, हमें गिवन क्या है पहले वो लिखते हैं। A के डिटर्मिनेंट की बेटा वैल्यू है -1 और B के डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारी कितनी है, जस्ट अ मोमेंट, B के डिटर्मिनेंट की वैल्यू है बेटा हमारी, एक मिनट रुको, yes, so determinant of A is -1 and determinant of B is 3, all right। अब यहां पे ना हम एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट यूज करेंगे। देखो रिकॉल करते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट था। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, क्योंकि अगर वो अप्लाई नहीं किया तो हमारा आंसर बिल्कुल रॉन्ग आएगा। कि अगर आपके पास A एक मैट्रिक्स होता है ऑर्डर n क्रॉस n का एंड K इज एनी स्केलर बेटा, तो अगर आपको k टाइम्स A के डिटर्मिनेंट की वैल्यू चाहिए, अब देखो k टाइम्स एक मैट्रिक्स है जिसमें हर एलिमेंट k से मल्टीप्लाई हुआ है, लेकिन जब आप उसका डिटर्मिनेंट ले रहे हो तो कॉमन रो या कॉलम वाइज आएगा। अगर आपने ऑर्डर n क्रॉस n लिया है तो उसमें या तो n रोज होंगी या n कॉलम्स जैसे ले लो, तो आपके पास हर रो या कॉलम में से k बाहर आएगा, तो k की पावर n बाहर आएगा मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। So this result is very important। हम इसी को यूज करके निकालने वाले हैं अब किसकी वैल्यू, 3 टाइम्स AB के डिटर्मिनेंट की वैल्यू। अब देखो आपका 3 स्केलर है और हमने कहा AB का ऑर्डर कितना है, 3x3, तो अगर ऑर्डर A का n क्रॉस n है तो K की पावर n बाहर आया है, तो यहाँ पे ऑर्डर 3x3 है बेटा, तो 3 की पावर 3 बाहर आएगा। जो भी स्केलर बाहर आता है बेटा वो ऑर्डर के साथ बाहर आता है, तो A क्रॉस AB का ऑर्डर 3x3 है तो वो 3 की पावर 3 आएगा। फिर हमारे पास बचा डिटर्मिनेंट ऑफ AB। एक रिजल्ट इसमें हम और यूज करेंगे, वो क्या, एक रिजल्ट बेटा ये भी होता है, जैसे पहला रिजल्ट एक ये हो गया, दूसरा रिजल्ट जो हम यूज करेंगे वो ये होगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ AB इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B। तो अब यहाँ पे ये यूज कर लो, तो वी हैव 27 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B। तो वैल्यू पुट कर दो, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज -1, डिटर्मिनेंट ऑफ B इज 3, सो वी हैव 27 टाइम्स -1 इंटू 3, दैट मीन्स वैल्यू विल बी -81। तो ये हमारे पास बेटा वैल्यू आ गई 3 टाइम्स AB के डिटर्मिनेंट की। तो मेन स्टेप ये है, 3 बाहर नहीं लेना, 3 का क्यूब बाहर आएगा बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। और एक ये कि A इंटू B का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ B बेटा। चेक करें, -81। तो यू कैन सी B ऑप्शन में हमें दिया है, ये देखो -81। सो दैट मीन्स यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारी हो जाएगी B बेटा। ऑलराइट, तो दिस इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखो, लुक एट क्वेश्चन नंबर 9। आपको कहा है कि अगर ये इसके इक्वल है बेटा तो आपने n की वैल्यू बतानी है, n कितना होगा। इज इट ऑल राइट? इसमें देखो हम एक डिटर्मिनेंट का ना, जैसे मैं आपको आगे बताऊंगी, एक डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे जिससे कि हमारा क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा। वो देखते हैं, पहले हम गिवन डिटर्मिनेंट लिखते हैं बेटा। अब आपको दिया है ये डिटर्मिनेंट अगर इसके इक्वल है बेटा तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है, n की वैल्यू बतानी है। लेट मी राइट दिस डिटर्मिनेंट फर्स्ट। इज इट ऑल राइट? सो वी हैव दिस डिटर्मिनेंट एज, पहला कॉलम है xn yn zn, xn yn zn,
सेकेंड कॉलम है xn+2, yn+2 एंड zn+2। तीसरा है बेटा कितना, x की पावर n+3, लुक हियर, x रेज पावर n+3, y रेज पावर n+3, z रेज पावर n+3। मान लो अभी इसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, तो पहले इसी को सॉल्व करते हैं, फिर इसके इक्वेट करके बताएंगे कि n क्या होगा। अब आप ऑब्जर्व करो, इन सब में जैसे रो 1 में देखो आपके पास x रेज पावर n कॉमन है, तो रो 1 में से बेटा वी विल टेक x रेज पावर n कॉमन, ठीक है, ये कॉमन आ जाएगा। रो 2 ऑब्जर्व करो, इसमें यू कैन सी दैट y रेज पावर n इज कॉमन, तो यहां से हम y रेज पावर n को ले लेंगे कॉमन। फिर थर्ड रो देखो, इसमें आपके पास z रेज पावर n कॉमन है, सो फ्रॉम हेयर वी विल टेक z रेज पावर बेटा n कॉमन, ठीक है, इसको ले लो कॉमन। तो अब देखो डिटर्मिनेंट क्या बचेगा, हमारे पास डेल्टा आ गया x रेज पावर n, y रेज पावर n, z रेज पावर n। व्हाट इज लेफ्ट रो 1 में, 1 x स्क्वेयर x क्यूब, फिर रो 2 1 y स्क्वेयर y क्यूब, फिर 1 z स्क्वेयर और z क्यूब, ये डिटर्मिनेंट आ गया। तो अब आप देख रहे हो इस डिटर्मिनेंट में जैसे बेटा 2 1 है, 3 1 है रो कॉलम 1 में, तो आप 2 को 0 बना सकते हो बाय यूजिंग दिस, जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में कर रहे थे, और फिर आप सॉल्व कर सकते हो। तो सॉल्व करके जो इसकी वैल्यू आएगी बेटा वो ये होगी, दैट आई एम गोइंग टू राइट, और वो आप ना ओरली भी याद रख सकते हो, ठीक है। जैसे देखो ये अगर डिटर्मिनेंट है ना, इसकी वैल्यू ओरली याद रख लेना, इट इज x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस कितना जेड एक्स। वरना मेथड वही है कि 3 1 है, 2 को 0 बनाओ और फैक्टराइज करो, जो कॉमन है कॉमन लो और सिंप्लीफाई कर लो। अदरवाइज जैसे मैंने कहा ये वैल्यू इस डिटर्मिनेंट की यू कैन मेमोराइज ओरली ऑल्सो। तो देखो गिवन डिटर्मिनेंट हमारे पास ये आ गया xn yn zn एंड मल्टीप्लाइड बाय दिस। अब आप नोटिस करो राइट साइड में आपको क्या फैक्टर्स दिए हुए हैं, you are given this is equal to x minus y, y minus z, z minus x, साथ में है 1 upon x plus 1 upon y plus 1 by z। अब देखो वो कैसे लेकर के आएंगे, अगर आप इन टर्म्स में x y z को क्या ले लो कॉमन, तो what we are going to do is इस फैक्टर में से let us take x y z कॉमन। Is it all right? तो देखो यहाँ पे हमारे पास xn yn zn है, तो अगर हम कॉमन ले लें यहाँ पे तो हमारे पास एक्स वाई जेड की पावर एक एक और हो जाएगी। तो आई विल हैव एक्स रेज पावर n+1, वाई रेज पावर n+1, जेड रेज पावर n+1 मल्टीप्लाइड बाय आई विल हैव एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन जेड प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई। इज इट ऑल राइट? आपको कहा है कि अब हमें गिवन क्या है, देखो हमें गिवन ये है कि डेल्टा की वैल्यू है x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड। अब देखो ये दोनों इक्वल कब हो जाएंगे, लेट अस कॉल इट एज 1 एंड दिस इज 2, दोनों ही तो डेल्टा है। अब ये इक्वल तब होंगे बेटा जब ये वैल्यू आपके पास 1 आएगी, इजंट इट, ताकि बाकी का पार्ट हमारा सेम आ जाएगा। तो ये 1 कब बनेगा बेटा, जब पावर क्या होगी 0। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल होने के लिए हमारे पास बेटा n+1 की वैल्यू 0 होनी चाहिए, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ n शुड बी इक्वल टू -1। ऑलराइट, तो n की वैल्यू हो जाएगी -1। तो देखो इस पूरे को आप सॉल्व करोगे और इस पूरे एक्सप्रेशन के इक्वल लेके आओगे इसको, तो बेटर है हम इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ओरली याद कर लें। ऑलराइट, तो n की वैल्यू बेटा हमारी आ गई -1। तो अब देखो क्वेश्चन, इसमें बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। उसमें दिया हुआ है n-1 है, तो हमारे पास इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी। ऑलराइट, अब एक लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। ये ऑर्डर 4 का डिटर्मिनेंट है जिसमें आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू x y z में बतानी है। तो करते हैं स्टार्ट बेटा,
इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस राइट द डिटर्मिनेंट। डेल्टा से बेटा डिनोट कर लेते हैं। अब देखो ऑर्डर 4 का है हमारे पास। पहली रो देखो क्या है, 3 4 5x, सो 3 4 5x। सेकेंड रो ऑब्जर्व करो, 4 5 6y, so we have 4 5 6 and then y. Then we have 5 6 7z, so 5 6 7z. Is it okay? और आखिरी है बेटा x y z 0. So we want to find value of this determinant. ये ऑर्डर 4 क्रॉस 4 का है। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करो, पता है जब आपके पास ऐसे कंसेक्यूटिव होते हैं ना 3 4 5 4 5 6 5 6 7, तो आप ये चीज ऑब्जर्व करो 3 और 5 को अगर आप ऐड करते हो 8 हो गया, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो। जैसे आप देखो पता है कॉन्सेप्ट क्या लगा रहे हैं, आपको याद होगा कि अगर ए बी सी आपके एपी में होते हैं तो ट्वाइस द मिडिल टर्म इज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इसका मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म में ट्वाइस द मिडिल टर्म माइनस करो तो हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो देखो 3 4 5 एपी में है, तो 3 + 5 - 4 2 = 8, 8 - 8 0। इसी तरह ये तीनों बेटा किस में है, एपी में, तो फर्स्ट और लास्ट को ऐड करो, 10 - 5 2 = 10 0। इसी तरह 5 6 7 भी बेटा एपी में है, तो 5 और 7 फर्स्ट और लास्ट को ऐड करो, 12 - 6 2 = 12 कितना, 0। तो उससे हमें ये वाली तीनों टर्म्स जो है बेटा वो 0 मिल जाएंगी। इज इट ऑल राइट? और रो 1 में 3 zeros आ जाए तो इसीलिए एक्सपैंड हो जाएगा। तो लेट अस अप्लाई नाउ दिस ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं। R1 goes to R1 + R3 - 2 times R2। तो अप्लाई करके हमारे पास ये आ गया, डेल्टा इज इक्वल टू, लेट अस सी, रो 1 हमारे पास बन गई बेटा 3 + 5 8 - 4 2 = 8 0, 4 + 6 10 - 5 2 = 10 0, देन 7 + 5 12 - 6 2 = 12 0, और ये टर्म आएगी x + z - 2 times y। बाकी की रोज वैसे ही आएंगी, 4 5 6y, then 5 6 7 z, and then x y z and 0। अब देखो रो 1 में हमारे पास जीरोस आ गए, तो हम रो 1 से कर लेते हैं एक्सपैंड। तो कैसे लोगे, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो पहले वाले तो जीरोस ही है, देखो इसको लो माइनस के साथ, तो वी हैव डेल्टा इक्वल टू, ऑब्जर्व करो डेल्टा की वैल्यू आ गई बेटा -(x + z - 2y)। अब ये एलिमेंट देखो कहां पे है, फर्स्ट रो में है और लास्ट कॉलम में है, तो इनको डिलीट कर दो। हमारे पास ये डिटर्मिनेंट बचा जिसको हम कॉरस्पॉन्डिंग माइनर कहते हैं, वो है 4 5 6 5 6 7 और x y z। क्या क्या अब आप यहां पे फिर से नोटिस करो, जैसे मैंने आपको बताया, ऑब्जर्व करो ये 4 5 6 आपके एपी में है, तो 4 + 6 - 5 2 = 10 करोगे तो 0 आ जाएगा। 5 6 7 भी एपी में है, तो अब की बार हम ये ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम में लगाते हैं बेटा, C1 goes to C1 + C3 - 2 times C2। तो कॉलम 1 में हम ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं। सो वी आर गेटिंग डेल्टा इज इक्वल टू -(x + z - 2y) इन 2। अब डिटर्मिनेंट में ये हो गया, देखो 4 + 6 10 - 5 2 = 10 0, देन 5 + 7 12 - 6 2 = 12 0, देन वी हैव x + z - 2y। बाकी के कॉलम्स वही रखो, 5 6y 6 7 और कितना z। अब देखो कॉलम 1 में आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हैं, तो इसी से हम करेंगे एक्सपैंड। तो इसको लोगे आप प्लस माइनस और फिर प्लस के साथ, और ये वाला एलिमेंट कहां पे है, पहले दो तो जीरोस ही है, ये एलिमेंट है बेटा फर्स्ट कॉलम में और लास्ट रो में, तो ये डिलीट होगा। तो आपके पास ये डिटर्मिनेंट बचेगा जिसकी वैल्यू हो जाएगी 7 5 = 35 - 6 6 = 36। तो लिखते हैं, तो हमारे पास बेटा डेल्टा आ गया -(x + z - 2y)। ये देखो प्लस के साथ लेना है, तो x + z - 2y मल्टीप्लाइड बाय
35 minus 36 is -1. अब देखो ये दोनों माइनस आपस में माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, सो वी आर गेटिंग वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट एज x प्लस जेड माइनस 2y का होल स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो x माइनस 2y प्लस z का होल स्क्वायर. ऑलराइट, सो दिस इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट. या तो ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख सकते हो. ठीक है, तो चेक करते हैं कौन सी ऑप्शन करेक्ट है बेटा. तो x प्लस वाई एक्स माइनस 2y प्लस जेड का होल स्क्वायर, यू कैन सी इट इज बी ऑप्शन बेटा. तो इसमें हमारे पास बी ऑप्शन विल बी करेक्ट. इज इट ओके? तो ये बात याद रखना, अगर आपको नंबर्स एपी में दिखते हैं तो a प्लस सी माइनस 2b क्या होता है? 0. ऑलराइट, तो इस लेक्चर में बेटा हमने किए क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के, जो कि किसके ऊपर बेस्ड थे बेटा? ऑन सॉल्विंग ऑफ डिटर्मिनेंट बाय एक्सपैंडिंग थ्रू एनी रो और कॉलम, या बाय अप्लाइंग फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसफॉर्मेशंस, और हमने यूज करी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स बेटा. इज इट ऑल राइट? तो आज के लिए इस लेक्चर में हम इतना ही करते हैं बेटा. रेस्ट वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वन. I hope beta you are enjoying the benefit of our courses. Keep practicing, it will help you a lot. All right, thank you and bye bye beta.